हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है मनीष सौ जो कि न्यूटन ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टूडेंट हैं और इस बार के नीट एग्ज़ाम में आउट ऑफ 720 इनका मार्क्स है 628 आई थिंक। तो अब हम लोग मनीष सौ से बात करेंगे और मनीष सौ अपने जूनियर एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन देंगे प्लस गाइडेंस देंगे कि कैसे वो भी नीट जैसे टफ एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक कर सके। और इससे पहले कि ये इंटरव्यू शुरू करें, हम मनीष सौ के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहेंगे। कई बार क्या होता है कि जो लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं वो कई बार बड़े सपने देखने से डरते हैं। तो हम आपको बता दें कि मनीष सौ के फादर एक फार्मर है और मनीष पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से बिलोंग करता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पलामू अभी भी बहुत ही पिछड़ा इलाका है और अभी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है। और वैसे जगह से एक सामान्य से आदमी का, एक सामान्य से फार्मर फैमिली से बिलोंग करने वाला मनीष अब डॉक्टर बनने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल बात है। तो 3 साल से मनीष यहाँ पढ़ रहा है। पहले इसने 2 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल किया, उसके बाद फिर 1 साल इसने ड्रॉप लिया और फाइनली इसने 628 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 720। तो अब हम लोग मनीष से ही जानते हैं कि क्या उसका एक्सपीरियंस था, कैसे उसने अपने सामने सभी चैलेंजेस को फेस किया, क्या कठिनाइयाँ हुई और अल्टीमेटली इसे सक्सेस कैसे मिला। तो मनीष, ओवर टू यू, बताओ अपना एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और नीट 2023 में मेरा जो मार्क्स रहा वो 628 रहा और रैंक जो है वो 6043 है। तो इस बार मतलब बहुत अच्छा ही रहा। और सबसे पहले मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ यहाँ न्यूटन ट्यूटोरियल के जितना भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो लोग बहुत सपोर्टिव है, जिनके कारण आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्टिव रहा। जैसे मेरे पापा का बोले तो वो बहुत सपोर्ट किए कि तुम कर सकता है, और वो बहुत हमेशा बोलते थे कि बनना तो डॉक्टर ही है। और मेरा मन में सेकेंडरी चीज़ कुछ नहीं रहा कि और कुछ कर सकते हैं हमको बस बनना था कि हमको केवल डॉक्टर बनना है। तो वो कभी दिमाग में आया ही नहीं कि हम कुछ और भी करें। ये एक पॉजिटिव रहा मेरे जितना भी तैयारी करने के समय रहा कि हम कुछ और करना ही नहीं चाहते थे। तो जो केवल करना चाहते थे नीट क्रैक, जो इस बार हुआ 3 साल के बाद। अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मनीष, जैसा कि तुम बताए कि नीट क्रैक करने के बाद अब तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपने प्रिपरेशन का टाइम बताओ। 3 साल जो कि एक काफ़ी लंबा टाइम होता है, कैसे खुद को फोकस्ड रखे, कैसे किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा करके रखे, या फिर किसी डिस्ट्रैक्शन से तुम्हारा भी इनकाउंटर हुआ, कैसे तुमने उस पर खुद को मतलब कंट्रोल में रखा, हावी नहीं होने दिया उस डिस्ट्रैक्शन को, अपने आप को भटकने नहीं दिया। मेरा केवल एक ही मकसद था कि मुझे नीट क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहा। और कोई भी डिस्ट्रैक्शन जैसे आता था, जैसे कोई भी टेस्ट दिए कम मार्क्स आया तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिव होता था कि क्या पढ़ रहे हैं कि मार्क्स नहीं आ रहा। तो सर लोग से डिस्कस करते थे, फिर अपने घर जाते थे तो भैया लोग को बताते थे कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो वो लोग बोल रहे कि ठीक है, ट्राई करते रहो, अपने आप हो जाएगा। तो वो सपोर्टिव दोनों तरफ से रहा, घर से भी रहा और टीचर से भी रहा। उसके कारण जितना भी डिस्ट्रैक्शन उस सबके ज़िंदगी में आता है, तो आप अगर जो लक्ष्य साध लिए हैं कि आपको यही करना है तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हरा सकता। यही चीज़ रहा कि 3 साल के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आए, ओवरकम भी हुए हम। बहुत डिप्रेशन भी कभी कभी जब ड्रॉप ले रहे थे तो लग रहा था। फिर टीचर लोग से बात की कि क्या करना चाहिए हमको, फिर भैया को बताए। तो सब तरफ से यही आया कि अगर जो डॉक्टर बनना है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर से मेहनत किया और मैं सफलता मिल गया मुझे। तो मनीष, जैसा कि तुम बताया कि बीच में ड्रॉप लेते टाइम तुम्हें भी डिप्रेशन और ये सब का प्रॉब्लम हुआ, जो कि बहुत आम बात है। आप जब इतने टफ एग्ज़ाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको डिप्रेशन भी होगा, एंग्जाइटी भी होगी, आप लो भी फील करेंगे। तो ऐसा तो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा होगा अभी इंडिया में। तो उनको बताओ कि डिप्रेशन में कई बार स्टूडेंट्स कुछ हद तक अपने साथ गलत भी कर बैठते हैं। तो कैसे उनको टैकल करें अगर मार्क्स कम आ गया, या फिर और भी कई तरह का प्रॉब्लम होता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। फैमिली प्रॉब्लम है, साइड में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है, तो क्योंकि हर एक चीज़ का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो अगर स्टडीज़ के साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रा डिटेल में बताओ कि अपने जूनियर्स को कि कैसे भी वो खुद को स्टेबल रख पाएँ इतने टफ फेज़ में। जैसे भी आपको डिप्रेशन लग रहा है तो आप अकेले मत बैठिए। अकेले बैठने से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएगा ही।
तो आप उस इंसान से बात करिए जिसको आपको भरोसा है कि वो हमको सही गाइड कर सकते हैं। अब वो टीचर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं। तो आप उनसे बात करिए, अकेले मत बैठिए, क्योंकि अकेले बैठने से हम जहाँ तक देखिए कि निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा दिमाग में आते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, कुछ कर लेना अच्छा है। तो ये चीज़ हम देखें कि अकेले नहीं बैठे थे, हम टीचर लोग से डिस्कस करते थे, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते थे, जिस पे भी हमको लगता था कि वो सही गाइड दे सकते हैं। तो इस तरह से एक हो सकता है आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। बस यही कहना चाहिए कि अकेले बैठने से निगेटिव थॉट आते हैं दिमाग में जो गलत काम करवा देते हैं हम लोग से। तो मैंने ये अकेले नहीं बैठा और टीचर लोग से डिस्कस किया, जिसमें बहुत हेल्प किए कि ये चीज़ मतलब हर स्टूडेंट का ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल बातें हैं। बाद में पता चले सर लोग बताएं तो फिर नॉर्मल हुआ। फिर मैंने अपना तैयारी शुरू किया और सब सही हुआ फिर। तो अब ये बताओ कि न्यूटन ट्यूटोरियल्स का क्या रोल रहा, यहाँ के टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स का क्या रोल रहा, नॉन टीचिंग एकेडमिक स्टाफ्स का क्या रोल रहा तुम्हारे सक्सेस में? देखिए यहाँ टीचिंग स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। जहाँ मतलब हम लोग को डाउट होता था तो हम लोग डायरेक्ट मेन केबिन में भी जा सकते थे, जहाँ पे मेन फैकल्टी बैठते हैं वहाँ भी जाकर डायरेक्ट डाउट पूछ सकते थे। और कोई भी जैसे फिजिक्स में हो गया, जैसे हम जहाँ तक फिजिक्स अपने पन्ना सर से पढ़े, वो मुझे फिजिक्स को वो चीज़ सिखाया जो मूल मंत्र होता है ना, जो बेसिक, वो हमको बताया। वो बहुत सपोर्ट किया हमें फिजिक्स में, मतलब अच्छा करने में। और फिजिक्स मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा था, सिर्फ पन्ना सर के कारण। रही बात केमिस्ट्री का, तो फिजिकल के लिए पंकज सर हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। वो हमें गलत डायरेक्शन में जाने से रोकते थे। जहाँ भी देखते थे कि कहीं लड़का गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो तुरंत बोलते थे हमको कि नहीं उधर नहीं जाना है, तुम यहाँ फोकस रहो, इस बुक को सॉल्व करो। और रही बात ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक से सलमान सर जो थे वो हम लोग को रिएक्शन केवल बोर्ड पे लिखवा के हम लोग को सही करवा देते थे। जहाँ भी हम लोग को मतलब ज़्यादा टाइम हम ही लोग जाते थे बोर्ड पर, क्योंकि उनको भरोसा था कि इन लोग कर सकता है और इन लोग करेगा। तो वो बुला के हम लोग को लिखवाते थे, तो हम लोग को रिएक्शन में उतना ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग बता देते कि ये चैप्टर का अगला बार तुम लोग को बोर्ड में आना है, लिखना है रिएक्शन। तो हम लोग एक बार पढ़ के आते थे और वो वैसे करते करते पूरा 2 महीना में हम लोग का रिएक्शन पूरा माइंड में छप गया। तो ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत हुआ नहीं। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक थोड़ा वास्ट है, तो आपको नोट्स जो भी लिखवाया जाता है और NCERT स्टिक रही है। नोट्स और NCERT, इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत ही चीज़ है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। आपको नोट्स और NCERT केवल स्टिक रहना है, आपका इनऑर्गेनिक हो जाएगा। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में डबल डिजिट में आपको हर एक चैप्टर ख़त्म करना पड़ेगा। और जितना भी सर लोग का नोट्स है और NCERT, सिर्फ 2 ही चीज़ पे फोकस करना है। NCERT को डबल डिजिट में ख़त्म करिए। आप डबल डिजिट में ख़त्म करिएगा तो आपको पता चलने लगेगा कि किस जगह किस टॉपिक पे आपको कौन सा चैप्टर में कौन टॉपिक पे डाउट है। तो आपको जब अगला बार पढ़ेंगे तो आप उसी टॉपिक को पढ़िए। इसी तरह से मैंने तीनों सब्जेक्ट को हैंडल किया। और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो हम लोग को टेस्ट के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग डायरेक्ट जाके बोलते थे कि हम लोग को टेस्ट देना है, तो वहाँ से हम लोग को ट्यूशन से ही पेपर निकाल के दे दिया जाता था। कोई सवाल नहीं करता था कि कितना पेपर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बोलते थे कि 3 पेपर चाहिए, 4 पेपर चाहिए, तो हम लोग को डायरेक्ट मिल जाता था। हम लोग के लिए वो रोक नहीं था। तो बहुत सपोर्ट किए न्यूटन के फैकल्टी जितना भी है। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम फॉर माई सक्सेस। तो न्यूटन ट्यूटोरियल्स का तुमने काफ़ी बताया कि काफ़ी सपोर्ट था। और चूँकि इसने कुछ स्पेसिफिक टीचर्स के नाम लिए, प्रणव सर, हाँ हम कुछ बताना भी चाहेंगे कि प्रणव सर यहाँ डायरेक्टर हैं और फिज़िक्स के फैकल्टी भी हैं, काफ़ी सीनियर फैकल्टी है। और कई बार हमको भी पर्सनल लाइफ में कई तरह के डिलेमास हुए, हम भी कई बार लो फील किए, और जब हम उनके पास गए तो काफ़ी सही सॉल्यूशन भी मिला और एक पीस ऑफ माइंड भी मिला। फिर इसने नाम लिया पंकज सर का। पंकज सर एज़ यू ऑल नो डायरेक्टर भी हैं और सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी भी हैं और काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान है। उनके साथ भी बात करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी सलमान सर, तो वो तो मेरे दोस्त हैं, तो सलमान सर के साथ भी मतलब हम लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। तो जैसा कि इसने बताया, और न्यूटन में फैकल्टीज़ की बात हो गई, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे फैमिली का, तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या रोल था तुम्हारे सक्सेस में? कैसे उन लोगों ने अपना पूरा 100% दिया कि ताकि तुम सक्सेसफुल हो पाओ? अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने फादर का, मदर का, अपने ब्रदर का, और साथ ही साथ जो तुम्हारे कुछ खास दोस्त थे, क्योंकि न्यूटन में जितना हम तुमको देखे हैं, तुम्हारे तो कुछ अपने खास दोस्त हैं, गैंग है तुम्हारा। तो ज़रा उनके बारे में भी बताओ कि उस गैंग से कैसे तुमको सपोर्ट मिला।
देखिए, कोई भी सक्सेस होता है तो उसमें टीचर लोग का और फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहता है। जैसे मेरे फैमिली मेम्बर में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे पापा थे, जो मतलब कभी भी मुझे पैसा की ज़रूरत पड़ता था या कुछ भी तो बस एक बार बोलना रहता था हमको, वो उतना मिल जाता था। वो कभी सवाल नहीं किए कि कहाँ देना है, कुछ करना है, क्या करना है, वो कभी नहीं किए। और पापा के सपोर्ट से आज हम इतना ऊपर पढ़े, क्योंकि उन्हीं का मन था कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं और हम लोग उनको विश्वास दिलाए कि हम लोग कर सकते हैं, और वो सपोर्ट किए पूरा तरीके से। और जैसे हम लोग घर में पढ़ाई करते थे तो हम लोग को बेड से उठना नहीं पड़ता था मम्मी के कारण। मम्मी बोलती थी कि तुम लोग बस पढ़ो, हम पानी खाना सब बेड पे पहुंचा देंगे। हम लोग को उतना कभी मम्मी के रहते हुए कभी दिक्कत हुआ ही नहीं। वो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहती थी। हम लोग कभी रात को भी पढ़ते थे, मान लीजिए कि कभी 1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो वो 1-2 बजे चाय ला के देती थी हम लोग को, ताकि नींद नहीं लगे। कभी भी मतलब छोड़ी नहीं। हम लोग को पता था कि पढ़ा रहे तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो हमेशा सपोर्टिव रहा। और अपने भैया को बता दें कि जो भी मुझे दिक्कत होता था, कभी डिप्रेशन लगता था या फिर कुछ भी दिक्कत होता था, हम अपने बड़े भैया को बताते थे। वो बहुत सपोर्टिव है और वो मुझे गाइड करते थे कि नहीं, ऐसा ज़िंदगी में होता है, सबके साथ होता है, तो इसको उससे घबराना नहीं है। इसको धीरे धीरे करके टाइम ऐसा चीज़ है कि आपको सब्जी ख़त्म कर देगा। कितना भी दिक्कत हो वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाए, वो बताते थे। तो फिर धीरे धीरे करके बहुत सपोर्ट रहा उनका। और जैसे हम लोग का जॉइंट फैमिली है तो पूरा घर से सपोर्ट रहता था कि नहीं, कुछ करना है, इतना दूर पढ़ा रहे हैं तुम लोग को तो कुछ करना ही है। उन लोग हमेशा बोलते थे कि नहीं, कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो ये रहा। और दोस्तों का बता दें तो सबसे बेस्ट वे टू लर्न जो होता है कोई भी चीज़ का, वो ग्रुप स्टडी होता है। जैसे पिछले साल ग्रुप था मेरा, सौरभ, अभिनव, इस साल भी था अभिनव, सारिक। तो ये लोग मेरे दोस्त थे जो मतलब बेस्ट फ्रेंड थे, जो ग्रुप स्टडी करते थे हम लोग। तो कोई भी जैसे टेस्ट दिए तो कोई क्वेश्चन मेरा से सॉल्व हुआ तो हम उन लोग का डाउट सॉल्व कर दिए, कोई उन लोग का क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो उन लोग मेरा डाउट सॉल्व कर दिया। ऐसे करते करते कोई कॉमन डाउट ही पूछते बचते थे जो हम लोग टीचर के पास जाते थे, और सब एक साथ जाते थे तो वो सब डाउट सॉल्व हो जाता था हम लोग के। इसी तरह से पूरा तैयारी चला है 3 साल मेरा। किसी खास सब्जेक्ट पे कोई वैसा प्रॉब्लम कि हाँ वो सब्जेक्ट एक हो गया जो कि अक्सर नीट एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम देता है और तुमको भी प्रॉब्लम दिया हो और तुम बताना चाहो कि जैसे कि कई बच्चे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं कि टफ होता है, और बायो के बच्चों में एक नॉर्मल चीज़ देखा गया, फिजिक्स से एक डर बैठा रहता है। तो फिजिक्स और इनऑर्गेनिक के बारे में कुछ बता दो ताकि तुम्हारे जूनियर्स को भी कुछ समझ आए कि कैसे उसको टैकल करना है। फिजिक्स जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही सही होगा। जो टीचर का नोट्स है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, टीचर का नोट्स फॉलो करिए। उसको मतलब कोई भी टॉपिक उठाइए, उससे मैक्सिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो भी मतलब फिजिक्स जो भी सही होता है वो प्रैक्टिस से ही होता है। बिना प्रैक्टिस किए आप आगे सोच रहे हैं कि अगर जो फार्मूला याद है हम अप्लाई कर लेंगे, तो वैसा नहीं होता। हम लोग जो शुरू में स्टार्टिंग जो किए थे उसमें हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ये हम लोग सीखे कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता था कि ओ ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस तरह से आप फिजिक्स को कर सकते हैं। और सबसे ध्यान देना है, मतलब जहाँ तक मेरा बात रहा फिजिक्स सही करने का, तो वो हम ज़्यादा शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दिए थे, क्योंकि वो एक चीज़ है जो मिनिमम टाइम में हम फिजिक्स को पूरा कवर कर सकते हैं। तो हम पूरा 11-12 का शॉर्ट नोट्स अपने नोट से और पैकेज से जहाँ से भी हुआ मैंने पूरा तैयारी किया, जिससे 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो इस तरह से मैंने फिजिक्स को टैकल किया। और रही बात इनऑर्गेनिक का, तो हम पहले भी बोल दिए कि शॉर्ट जितना भी सर का नोट्स है और एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी और नोट्स जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको बस फॉलो करिए, क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें हैं लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी स्टिक रहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप इनऑर्गेनिक को मैक्सिमम 10 to 12 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़िए, आपका ठीक हो जाएगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो अभी वीडियो को देख रहे हैं उनको लग रहा होगा बीच में ये लाइट का क्या इशू है। एक्चुअली बात ये है कि झारखंड में कुछ दिनों से लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा गर्मी की वजह से जो भी ये फ्लक्चुएट कर रहा है। खैर, उस टॉपिक को छोड़ते हुए तो मनीष, तुम्हारा एक क्या बात है कि तुम्हारा भी नाम याद रखना पड़ता है, तुम्हारे दोस्तों का भी, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। खैर, तो मनीष, इन सब के बाद ये बता दो कि टेस्ट सीरीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ को स्किप करते हैं और बोलते हैं कि हम अपने से दे लेंगे टेस्ट,
ठीक है, और शेड्यूल टेस्ट से वो मिस करते हैं, तो उनको क्या लॉस होगा? टेस्ट सीरीज़ में अगर वो आते रहें तो उनको क्या प्रॉफिट होगा, ये ज़रा बता दो। देखिए, अगर जब आप टेस्ट सीरीज मिस कर रहे हैं तो आप समझिए कि सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। सिंपल फंडा है कि आप टेस्ट कभी मत छोड़िए। मैंने जितना भी पार्ट टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ, फुल टेस्ट हुआ, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा। हम लोग खुद से सर लोग को बोलते थे कि टेस्ट लगवाइए, इस तरह से मतलब सही होगा। तो हम लोग जैसे पार्ट टेस्ट लगवाए थे, 15 से 16 पार्ट टेस्ट लगवाए, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो वो हम लोग को बहुत फ़ायदा किया कि हम लोग पूरा सीरियसनेस से देते थे पार्ट टेस्ट को। मार्क्स कभी कभी हो सकता था 620-30 भी गया है, कभी कभी 550-60 भी गया है, तो वो हम लोग नहीं देखते थे। हम लोग बस देखते थे कि अपना सिलेबस जो है उस पार्ट टेस्ट के दौरान हम लोग कंप्लीट कर ले, और हम लोग पूरा पार्ट टेस्ट को सीरियसनेस से दिए। इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखता है फुल टेस्ट में। जब आप फुल टेस्ट पे बैठेंगे तो आपको देखेंगे कि जो पार्ट टेस्ट में हमने सीरियसनेस से बैठे हैं, दिए हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। अब और टेस्ट देने से फ़ायदा ये है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, किस टाइप का क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है, वो उसको आपको पता चलेगा धीरे धीरे। आप उस थोड़ा सा लेवल ऊंचा भी रहता है, तो ऊंचा लेवल पढ़ने से होता है ये कि जब आप नीट में क्वेश्चन बैठेंगे तो आप इजी वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए अगर जब आप टेस्ट मिस कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। कोई भी टेस्ट मिस मत करिए, क्योंकि टेस्ट ही की टू सक्सेस। हम लोग जहाँ तक देखें, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो या फुल टेस्ट हो, सभी इम्पोर्टेंट है। हम लोग पूरा सीरियसनेस से दिए हैं, उसी कारण हो सकता है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो टेस्ट सीरीज़ की भी बात हो गई, और कई बार क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ कोई बच्चा दे रहा है और अचानक से मार्क्स आ गया बहुत कम, ऐसा भी होता है ना, और बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के कंप्लेंट्स आया करते थे। तो ज़रा हमको ये बता दो कि क्या होगा अगर कोई बच्चा अगर डिप्रेस्ड हो गया है, अगर उसका मार्क्स कम आ रहा है और थोड़ा 2-3 टेस्ट में लगातार कम मार्क्स आ गया है, कैसे उस चीज़ से टैकल करे, कैसे उस प्रेशर को मैनेज करे और कैसे बाउंस बैक करे? क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो फिर वही है कि बाउंस बैक आप कितना करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, आप अगर जो लगातार कम मार्क्स आ रहे हैं 2-3 टेस्ट में, तो आप उस टेस्ट को एनालिसिस करिए, छोड़ मत दीजिए। कोई कोई होता है जैसे कि कम मार्क्स आया तो हम उसको टेस्ट को देखे ही नहीं, ऐसा मत करिए। टेस्ट को एनालिसिस करिए कि कौन सा टॉपिक से आप बार बार गलती कर रहे हैं। आप उसको नोट से पढ़िए, और नोट से पढ़ने के बाद उससे कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए। 15 to 20 क्वेश्चन आप उस टॉपिक से लगा लीजिए, जिसके बाद आप देखिएगा कि अगला टेस्ट में जब आप बैठेंगे तो उस टॉपिक से आपका गलती नहीं होगा। तो ये टेस्ट के दौरान पूरा सीखना पड़ता है। आप 20 to 25 टेस्ट दीजिए पूरा सीरियसनेस से। आप गलती को अपने एनालिसिस करिए। गलती से दूर भागेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वो सिलेक्शन से दूर भागने वाला चीज़ हो गया। तो आप हमेशा गलती का एनालिसिस करिए, उसका देखिए कि कौन टॉपिक से बार बार गलती हो रहा है, उसको पढ़िए, उससे क्वेश्चन लगाइए। और यही तरीका है पूरा, मतलब फुल टेस्ट को एनालिसिस करने के बाद अपना पढ़ने का, जिससे सिलेक्शन से आप बहुत पास जा सकते हैं। ऐसा दूर भाग के तो आप सिलेक्शन से दूर ही जा रहे हैं। तो एनालिसिस करिए और उसको पढ़िए। 15 to 20 क्वेश्चन उस टॉपिक से लगा लीजिए, जो भी टॉपिक से डाउट हुआ है। फिर देखिए अगला बार आपका कुछ मार्क्स बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। तो हम लोग काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पर बात की है कि कैसे सक्सेसफुल होना है नीट के एग्ज़ाम में। और एक चीज़ बस ये बता दो कि तुम्हारे हिसाब से कब से एक स्टूडेंट को नीट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और एक आइडियल टाइम क्या है नीट की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेने के लिए? कब से बच्चा स्टार्ट करे और कितने साल चाहिए होंगे उसको ताकि वो नीट में एक अच्छा स्कोर ला पाए? सब स्टूडेंट के लिए तो पहले तैयारी करना उतना आम बात है नहीं। तो जैसे नॉर्मल जो टाइम होता है, हम लोग जैसे शुरू किए थे 11-12 से ही शुरू किए थे। तो आप जैसे सबका कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकता है, तो ये नहीं बता सकते कि किसका कितना टाइम लगेगा। हो सकता है कि कोई करंट ईयर में ही निकाल ले, कोई 1-2 साल ड्रॉप लेना पड़े। तो आपको बस यही रखना है कि आपको अपना कैपेबिलिटी पे काम करना है कि आप कितना हद तक कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई आप जैसे आप ग्रुप में बैठे हैं, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेवल का हो तो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो जाए। कुछ कम लेवल का है तो आपको कभी मेहनत छोड़ना नहीं है, आपको लगातार करते रहना है, जिसके कारण अगर जब आपको डॉक्टर बनना है तो आपको लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चांस है नहीं। तो ये तो सारी बातें हो गई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और उसके आसपास की सारी बातें। तो ज़रा एक बार उनके लिए भी कुछ बात कह दो जो इस बार नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और जाहिर सी बात है कि अभी वो खुश नहीं होंगे। तो और मे बी उसमें कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना 100% भी दिया होगा, लेकिन फिर भी किसी
अन्य फैक्टर से नहीं हो पाया। तो एक बार उनके बारे में बोल दो कुछ, और जो बच्चे कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे बट नहीं हो पाया, ठीक है, तो कैसे वो अपने लाइफ के इस टफ फेज़ को हैंडल करें, उनके आगे क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं, कैसे वो इस सोसाइटी के प्रेशर को, अपने मदर फादर के प्रेशर को, अपने फेलियर को हैंडल करें, एक बार उनके बारे में भी कुछ बोल दो। देखिए, जो मतलब हम लोग का होता है कि 3 घंटा में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हो सकता है कि आपका जो भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो आप 3 घंटा में उतना नहीं दे पाए जितना आप दे सकते थे। आपको नॉलेज पूरा था, आप दे नहीं पाए, तो आप उसको फिर से एक बार ट्राई करिए, आप सीरियस से पढ़िए, फिर से आप वो 3 घंटा में आपको बेस्ट करने का कोशिश करिए, क्योंकि आपको में नॉलेज है, आप कर सकते हैं। आपको भी पता होगा कि इतना मेहनत करने के बाद अगर जो नहीं हुआ है तो वो 3 घंटा ही केवल डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि वो 3 घंटा में जो भी कंसंट्रेशन से अगर दिया होगा उसका हो गया होगा। आपका हो सकता है कि कुछ लैकिंग रहा हो, कोई टॉपिक नहीं हुआ हो, या 3 घंटा में वो अच्छा चीज़ नहीं, जो फेवर नहीं किया हो कोई भी चीज़ें। तो ऐसा नहीं करना है कि मेरे से नहीं होगा, आपसे होगा, आप फिर से एक बार और ट्राई करिए और ज़रूर होगा, हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने मनीष के सभी बातों को सुना और समझा भी, और जो भी बच्चे अनसक्सेसफुल हुए हैं या फेल हुए हैं इस बार, तो देखो होता क्या है कि सक्सेसफुल लोगों के लिए तो सब लोग बात करते हैं, हर टीवी चैनल, अखबार, मीडिया, कोचिंग, सब लोग उनके बारे में बात करते हैं, वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं। तो बात उनके लिए कम, मेरे ख्याल से अब हम उनके लिए भी कुछ एक मैसेज दे देते हैं। देखो हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, लेकिन तुम बस अपने काम पे लगे रहो ईमानदारी से, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, जिस मुकाम पर तुम हो उससे ऊपर ज़रूर चले जाओगे। जहाँ पर भी तुम आज हो उससे ऊपर ज़रूर चले जाओगे, यहाँ पे अटके नहीं रहोगे, है ना। कई बार ऐसा भी हुआ था, हम भी कई बार अपने लाइफ में काफ़ी टफ सिचुएशन फेस किए थे, काफ़ी बार फेल हुए थे, और फेलियर कई बार रिपीटेडली भी होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। तो तुम बस लगे रहना कि हमको एक दिन सक्सेसफुल होना है, और धीरे धीरे तुम उस रास्ते में आगे बढ़ते जाना। तो यही मेरा मैसेज रहेगा, और हार मानने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, और गिव अप करना भी कोई मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम बस लगे रहोगे तो। और मनीष भी एक बात बोलना चाह रहा है। बिल्कुल मनीष। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूं, और ये पूरा गांव के लिए प्राउड फील हो रहा है। जो पापा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बातें हो रही है गांव में, और सबसे यकीन है कि पापा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम जब कैलकुलेट करके बताए कि 628 आया है, तो वो यकीन नहीं कर रहे थे कि तुम ला सकता है। फिर बोले कि ठीक है रिज़ल्ट आने दो, फिर यकीन करते थे। फिर रिज़ल्ट आया तो फिर पापा को यकीन हुआ कि नहीं हम कर सकते हैं, अब हम किए। वो बहुत फिर खुश हुए, और ये गांव का मतलब प्राउड की बात है कि हम पहला डॉक्टर बनने जा रहे हैं अपने गांव में। देखो इस बात में हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज कई लोग हमको नहीं जानते हैं। आई एम अ GS फैकल्टी, तो इंडिया के ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में, इंडिया के कल्चर, पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा, बहुत कम ही जानकारी लेकिन है ज़रूर। पलामू एक बहुत ही पिछड़ा गांव है, पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। कई लोग मेरी बात से बुरा मत मानिएगा प्लीज़, क्योंकि ठीक है पलामू के कुछ जगह हैं जो अभी डेवलपमेंट के दायरे में आए हैं, बट पूरी तरह से डेवलप नहीं है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त भी हैं पलामू के। तो एक पलामू का लड़का जो कि अभी मेरे बगल में बैठा हुआ है, और इसने कितनी बड़ी बात बोली कि अपने गाँव का पहला डॉक्टर है। सोचो ये कि मतलब कितना अंदर से प्राउड लगता होगा कि जिस गांव में एजुकेशन का लेवल कम रहा होगा, तभी तो आज तक कोई वहां से डॉक्टर नहीं बन पाया। और मनीष एक फार्मर का बेटा होकर के, काफ़ी हम्बल फैमिली से आकर के, आज जो है नीट को क्लियर करके अब किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो अगर मनीष जैसा लड़का इतने अंडर डेवलप्ड रीजन से उठ कर के यहाँ पे आ कर के नीट को क्लियर कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, और अगर नीट नहीं तो कुछ और तो ज़रूर कर सकते हो। तो पीछे हटना, गिव अप करना कोई खासा सॉल्यूशन नहीं है, बस लगे रहना होता है। और ऐसा नहीं है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और अगर आपको आज सक्सेस मिल भी गया तो कल को हो सकता है कि आप फेल करें, है ना। तो ये सक्सेस और फेलियर कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये रिलेटिव होती है, ये चलते रहती है। तो मनीष की बात काफ़ी हमको अच्छी लगी कि मतलब अपने गांव का ये पहला डॉक्टर है, और
जितने भी पलामू वाले हैं प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि हमने बोल दिया है वो थोड़ा पिछड़ा वाली, वैसी कोई बात नहीं है। बस बात ये है कि वहाँ पे वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वैसा एजुकेशन, वैसा जो एक ऑल डायमेंशन डेवलपमेंट होता है किसी भी अर्बन एरिया में। तो चूँकि हम पलामू को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त और मेरे जान पहचान वाले लोग हैं वहाँ के। तो इस इंटरव्यू को अब हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और आई होप कि जितने भी जूनियर एस्पिरेंट्स हैं नीट के, उनको एक काफ़ी अच्छा मैसेज मिला होगा मनीष के तरफ से। और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनको तो जाहिर है कि उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स। और जो लोग इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो देखो एंड नहीं होता है कोई भी चीज़, है ना। तुम लगे रहो, हो सकता है अगली बार तुम्हारा नीट निकले, और अगर नहीं भी निकलेगा तो कुछ और तो है ही लाइफ में, तुम अच्छा ही करोगे। अगर तुम मेहनत करना सीख गए तो तुम एक फेलियर नहीं रह जाते हो, है ना। तुम बस अगर मेहनत करना अगर सीख जाते हो तो फेलियर नहीं रह जाते हो। ठीक है, बहुत कुछ नहीं, लेकिन आज प्रेजेंट सिचुएशन से तुम्हारा फ्यूचर का जो सिचुएशन है वो ज़रूर अच्छा हो जाएगा, है ना। हम कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही तुम्हारे साथ भी हम शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू मनीष यहाँ पे आने के लिए और अपने जूनियर्स को एड्रेस करने के लिए। तो ओके, बाय बाय।